हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधुर सिंघल और मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तरुण कुमार सिंघल जो प्रोफेसर हैं सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज नोएडा। ये पहले एसोसिएट डीन भी रह चुके हैं सिम्बायोसिस कॉलेज में, पुणे सेंटर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ऑन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, उसके चैलेंजेस, एडवांटेजेस और प्रोफेसर सर हमको कुछ टिप्स और हैक्स भी बताएंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन जो आप घर बैठे कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स सब जगह बंद हो गए। अचानक से एजुकेशन का नज़रिया बदल गया। ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन एकदम से उभर के ये नए विकल्प हमारे सामने मौजूद हुए। आइए इनके बारे में जानते हैं प्रोफेसर तरुण सिंघल से। वेलकम सर, वेलकम टू आवर चैनल। सो पहला हमारा सवाल ये रहेगा जो हम लोगों को बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ महीनों में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे बदल गया है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। धन्यवाद मधुर जी। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सारे दर्शकों को धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको खास तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ एक इतना अच्छा टॉपिक चुनने के लिए। और जो आजकल के हालात हैं उसमें इस टॉपिक की कितना महत्व है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे देश का करीब करीब सारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट हो गया है। और मैं जब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत छोटे बच्चे से लेकर और ऐसे स्टूडेंट तक बोल रहा हूँ जो पीएचडी कोर्सेज में एनरोल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे और ख़ास तौर पे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पड़ा है। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है। इसने हमारी पूरी दुनिया के रहन सहन सारे तरीकों को बदल दिया। हम किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे उसको बदल दिया। नए नए डेफिनेशंस बना दिए काम करने के। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गया है। साथ में टीचिंग एंड लर्निंग एट होम ये भी एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गया है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले थी नहीं। इसके पहले भी भारत में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का अच्छा प्रभाव था। लेकिन हमारे देश में कई सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे हमारे पास ऑनलाइन बैंडविड्थ की कमी, हमारे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इसकी वजह से इस ऑनलाइन एजुकेशन का जितना प्रचार और प्रसार हो सकता था वो उतना नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं हमारे जो टीचर्स या एजुकेटर्स रहे और जो हमारे लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स रहे वो फिर भी हमारा जो परंपरागत ढांचा है जहाँ पर आज भी एजुकेटर और लर्नर दोनों आमने सामने होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे। और इसी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन का इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। अगर हम दूसरे देशों के साथ तुलना करें तो हम पाएंगे कि कई विकसित देशों के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन आज भी उनके एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। और भारत में अब ये हो रहा है, शायद मजबूरी की वजह से हो रहा है लेकिन हो रहा है। और इसी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ने आज हमारे पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख दिया है। बहुत सारी चुनौतियां भी मैं देखता हूँ, वो आपके साथ इस साक्षात्कार में आगे भी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं अपनी बात यहाँ पर कहकर ख़त्म कर सकता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ने हमारा शिक्षा का स्वरूप पूरे तरीके से बदल के रख दिया है। और साथ में हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां और कई तरह के अवसर भी प्रस्तुत किए हैं जिनका सामना हमें आने वाले समय में करना होगा। जो चैलेंजेस ऑनलाइन एजुकेशन प्रस्तुत करता है हमारे सामने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि गांव-गांव, शहर-शहर सब लोग कैपेबल नहीं है ऑनलाइन होने के या लगातार 5-6 घंटे अपने घर से इस एजुकेशन को गेन करने के लिए। तो आपका क्या विचार है सर? जी मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। इसका जैसा मैंने इस थोड़ा देर पहले भी इस बात का उल्लेख किया कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एक लिमिटेशन है और वो आगे भी रहने वाला है।
और जैसा आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि हमारे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर या जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी इतना डेवलप नहीं है कि वहाँ पर हम ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो हमें जो बैंडविड्थ चाहिए, जो हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, वो आज हम उपलब्ध करा सके। ये वैश्विक महामारी एक तरीके से बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से हमारे जीवन में एंटर कर गई और इसकी वजह से हमारा सारा का सारा स्वरूप बदल गया। ऑनलाइन एजुकेशन के जो चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं आज भी भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेटर और लर्नर के आमने सामने बैठकर एजुकेशन डिलीवर करने के ऊपर बना हुआ है। यानी कि एजुकेटर और लर्नर एक रूम में हैं और वो एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं। वो कई तरह के एड्स का इस्तेमाल करते हुए, चाहे ऑडियो विजुअल एड्स हों, और उनका इस्तेमाल करते हुए अपना जो कंटेंट है यानी कि अपनी जो सामग्री है, पाठन सामग्री है, वो हमारे लर्नर्स तक यानी कि स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ने इनके बीच में एक टेक्नोलॉजी का बैरियर एक तरीके से कह सकते हैं कि इस्टेब्लिश कर दिया है। आज मैं भी अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूं तो कई बार मुझे ये महसूस होता है कि मैं शायद कि कंप्यूटर की स्क्रीन को पढ़ा रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो राइट। मेरे लर्नर्स हैं, जो स्क्रीन के दूसरी साइड पे बैठे हैं, वो भी शायद ये महसूस करते होंगे कि हम एक दीवार से पढ़ रहे हैं, एक डिजिटल दीवार से पढ़ रहे हैं, जिसमें कोई एनिमेशन नहीं है, जिसमें कोई जिसको बोलते हैं कि एक टीचिंग लर्निंग का जो सुख है, जब आप किसी को पढ़ाते हैं और उसके चेहरे पे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उसने कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, किसी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया, किसी फ्रेमवर्क को अच्छे से समझ लिया, तो वो जो खुशी उसके चेहरे पे देखने को मिलती है, वो जो आत्मविश्वास उसके चेहरे पे देखने को मिलता है, वो आज नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि हम ये भी देख रहे हैं कि जो लर्नर्स हैं उनका जो रिटेंशन टाइम है, यानी कि कितना समय वो एजुकेशन के ऊपर अपना ध्यान रख पा रहे हैं, वो राइट। लगातार घटता चला जा रहा है। आज हम देखते हैं कि मुश्किल से 5 से 8 मिनट के अंदर किसी भी लर्नर का जो ध्यान है वो भंग हो जाता है। उसका सीधा सा आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो कंटेंट आज हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जो हम अपने लर्नर को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उसका जो अटेंशन स्पैन है, उसका जो ध्यान देने का जो समय है, वो 5 से 8 मिनट रह गया है। आप समझ सकते हैं ऐसे में हम एजुकेटर्स क्या कर सकते हैं उस कंटेंट को समझाने के लिए, और लर्नर के लिए कितनी बड़ी चैलेंजेस इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने बड़े चुनौतियां सामने आ रही हैं। तो उस कंटेंट को एक्सेप्ट करना, उस कंटेंट को एब्जॉर्ब करना। और फिर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितना इंटरेक्शन क्लास में होता था, जितना आदान प्रदान क्लास में होता था, वो आदान प्रदान भी आज कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन ने खत्म कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं इसके साथ देखता हूँ। एक माता तीसरा पिताओं का चैलेंज जो रोल मैं भी एक अहम भूमिका निभाता है। माता पिता जो पेरेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सोचते थे कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो घर बैठ के कैसे पढ़ सकता है। हम्म, मे बी मेट्रो सिटीज में लोग काफी ओपन माइंडेड हैं, बट अभी टायर 2 टायर 3 सिटीज में सबके यहाँ वाईफाई तो नहीं है, तो मोबाइल से बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो ये भी हम्म, एक चैलेंज मुझे दिखता है आज की डेट में। तो इसके बारे में बिल्कुल। आपका view? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से मधुर जी। पेरेंट्स का भी एक साइकोलॉजिकल जिसको बोलते हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, और वो इस तरह की परेशानी में है कि शायद हमारा बच्चा स्कूल जा नहीं पा रहा, कॉलेज जा नहीं पा रहा, तो उसका ज्ञान जो है उसे मिल ही नहीं रहा है, या वो जो उसको पढ़ना चाहिए, जो उसको समझ में आना चाहिए, वो नहीं समझ में आ रहा है। जैसा मैंने पहले बोला, ऑनलाइन एजुकेशन की समस्याएं हैं, लेकिन आज अगर हम ये सवाल पूछ के देखें कि हमारे पास विकल्प क्या है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, तो प्रोबेबली आज ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। या तो हमको माइग्रेट करना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, या फिर हमको पीछे रहना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि आज का जैसा प्रतिस्पर्धा का युग है, वहाँ पर कोई भी पीछा रहना चाहेगा। चाहे मैं हूँ एजुकेटर के तौर पे, मैं पीछे नहीं रहना चाहूँगा, और चाहे वो लर्नर हो, स्टूडेंट के तौर पे वो पीछे नहीं रहना चाहेगा। और यही बात पेरेंट्स पे भी लागू होती है, यही बात उनके माता पिता पे भी लागू होती है। वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे जो है पढ़ाई में पिछड़ जाएं या 1 साल से पीछे चले जाएं। हाँ, तो आपने जैसा बिल्कुल उचित बोला कि संघर्ष तो है, चुनौतियां तो है, और पेरेंट्स को ये थोड़ा समझने में समय भी लग सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन भी एक विकल्प है, जहाँ पर बच्चा बिना स्कूल में जाए
घर बैठकर भी पढ़ सकता है और ज्ञान अर्जित कर सकता है। वो साइकोलॉजी में बदलाव आने में थोड़ा सा समय लगेगा। एक और भी चीज़ मैं यहाँ पे आपकी दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि जब हम क्लासरूम मोड में पढ़ाते हैं, जहाँ पर एजुकेटर और लर्नर दोनों आमने-सामने होते हैं, वहाँ पर एक रोल तो एजुकेटर का होता है कि उसके पास कंटेंट है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास डिलीवरी का एक मैकेनिज़्म है और वो उस कंटेंट को अपने छात्रों तक, अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाता है। लेकिन आप इस बात का भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि स्टूडेंट की बहुत सारी लर्निंग उसके सहपाठियों के साथ होती है। क्योंकि जब वो एक राइट। क्लासरूम में बैठते हैं और उनके बीच में एक कम्पेटिटिव स्पिरिट बनती है, यानी प्रतिस्पर्धा करने की जो भावना होती है, और वो बूस्ट हो भावना जाती है। भी एक लर्नर को बहुत कुछ ज्ञान देती है और वहाँ पर भी एक छात्र दूसरे छात्र से आगे निकलने के लिए पढ़ाई में ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करता है, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता है और कोशिश करता है कि उसको कंटेंट अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो, जिससे कि वो अपने किसी सहपाठी से पीछे ना रह पाए। और कई वैलिड बार पॉइंट, आई थिंक ऑनलाइन बहुत अच्छा एजुकेशन पॉइंट में उठाया आपने कंपटीशन का। तो आई थिंक जी, जब आप एक कमरे में बैठे हो तो आप देख नहीं सकते कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं वो क्या कर रहे हैं। जी, तो जी, एज अ जी, पॉजिटिव बिल्कुल। अप्रोच पेरेंट्स के साथ ऐसा ही बता सकते हैं कि सब लोग फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहे हैं, तो शायद बच्चे को जी, थोड़ा सा प्रेशर आए और वो अच्छे से पढ़े। जी, जी, बिल्कुल, 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 तो एक बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का जो बदलता नजरिया है ऑनलाइन एजुकेशन को, वो भी कहीं हमको मानना पड़ेगा। पीपल हैव टू अडेप्ट टू द प्लेटफॉर्म, देयर इज नो जी, अदर वे। जी, जी। जैसा आपने बोला मैं पूरे तरीके से सहमत हूँ, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है इस समय। और मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं बता सकूँ कि कोविड कितने समय तक हमारी जीवन में रहने वाला है, लेकिन जो न्यूज़ चैनल से मैं सुनता हूँ और जितना भी ज्ञान मुझे बाहर के स्रोत से मिलता है, उन सब जगहों से मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि ये अभी एक लंबे समय तक रहने वाला है, एक लंबी लड़ाई है कोविड से। और मुझे पता नहीं ये कितना सच है, लेकिन हो सकता है ये जो हमारा एकेडमिक ईयर है 2020-21, ये शायद हमारे को क्लासरूम के बिना ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन ही एकमात्र विकल्प है, जिसकी दुश्वारियाँ भी हैं, जिसके साथ तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अलावा विकल्प नहीं है और इस विकल्प को हमको खुशी से स्वीकार करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा और हमारे देश के सामने भी इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सो विलेजेस और टायर 3 सिटीज के लिए मुझे चैलेंज अभी भी लगता है। मुझे लगता नहीं है कि एवरीवेयर वी आर ऑनलाइन। जी, अगर ये चीज 4 साल पहले हुई होती तो शायद शहर भी कैपेबल नहीं थे। विद इन जी, लास्ट बिल्कुल। 4 इयर्स जो ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटीज आई हैं या टेलीकॉम ने जो उन्नति करी है, जी, तो हमें खुश नसीब मानना चाहिए अपने आप को कि 2020 में वायरस आया, 2016 में नहीं आया। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सहमत। तो अ, हमारा जो आपने जैसे सॉरी बोलिए। यस सर। हाँ, जी, आपने जैसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे उठाया कि हमारे गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा। उसके लिए मैं 2 बातें आपसे आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि इस समय हमारे देश में जो मोबाइल पेनिट्रेशन है, वो मेरे ख्याल से दुनिया में हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी में पहुँच गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। और लेकिन हाँ, बैंडविड्थ के इश्यूज़ हैं, बैंडविड्थ के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन आपने साथ में ये भी देखना शुरू करा होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर हैं आजकल जो अपने कंटेंट को दोनों तरह की बैंडविड्थ के लिए एडजस्ट कर रहे हैं। यानी कि आज ऐसी स्थिति में हैं ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स कि वो आपके अपने कंटेंट को एक लो बैंडविड्थ प्लेटफ़ॉर्म पे भी दे सकते हैं आपको और एक हाई बैंडविड्थ के प्लेटफ़ॉर्म पे भी दे सकते हैं। जैसा आपने बोला शहरों में बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। गाँवों में बैंडविड्थ विल बी अ चैलेंज और मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन कई सारे ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अब अपने कंटेंट को लो बैंडविड्थ के हिसाब से भी एडजस्ट करना शुरू किया है। इसके अलावा हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक वेबिनार के अंदर एक बात कही थी। किसी अभिभावक ने, किसी पेरेंट ने उनके साथ ये सवाल शेयर किया था कि जो दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले छात्र हैं, उनके साथ ये समस्या आएगी बैंडविड्थ की और जैसा आपने भी बोला ऐसा किसी
पेरेंट ने भी हमारे ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर के साथ ये प्रश्न साझा किया था। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उत्तर दिया, वो भी मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम हो सकता है हर गांव के हर घर तक, हर मोबाइल तक अच्छी बैंडविड्थ की उपलब्धता ना करा पाएँ, और जो कि एक समस्या है और हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमारे साथ ये लिमिटेशन है। लेकिन उन्होंने साथ में एक चीज़ अच्छी बोली कि हाँ, क्या हम गाँव के किसी एक जगह पे एक अच्छी बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी करा सकते हैं क्या? और अगर हम ऐसा करा पाएँ तो उस गाँव के अंदर रहने वाले सारे बच्चे कम से कम उसी प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके अपना जो ज्ञान अर्जन है, अपना जो नॉलेज की गेन है वो कर सकें। और ऐसा इसलिए भी मुझे संभव होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे ग्राम पंचायत ऐसे हैं, ग्राम पंचायत के जो ऑफ़िस हैं, कार्यालय हैं, वहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कर दी गई है क्योंकि गाँवों का सशक्तिकरण जैसा सरकारों द्वारा कई बार प्रयास किया गया है। तो कई सारे ग्राम पंचायत के कार्यालय ऐसे हैं जहाँ पर एक अच्छा कंप्यूटर और एक अच्छी इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है, बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी वो सुनिश्चित करा दी गई है। तो हम कहीं न कहीं उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके और हमारा जो कंटेंट है, वो हमारे गाँव के बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक एक समझौता हमको करना पड़ सकता है कि हम हर मोबाइल तक अगर कंटेंट ना पहुँचा पाएँ, हर कंप्यूटर तक अगर कंटेंट ना पहुँचा पाएँ, तो क्या हम गाँव के बच्चों को ग्राम पंचायत के कार्यालय में बुलाकर वो क्लासेस वो जो ऑनलाइन एजुकेशन के क्लासेस हैं, क्या हम उनको वहाँ पर दिला सकते हैं? अगर ऐसा हो पाया तो मैं समझता हूँ कि हाँ, कुछ चुनौतियों के साथ हम लोग इस में भी कामयाब हो सकते हैं, इस कार्य में भी कामयाब हो सकते हैं कि हम ऑनलाइन कंटेंट को हर घर तक, हर मोबाइल तक पहुँचा दें। तो मैं 2 पॉइंट आपसे समरी में बोलना चाहूँगा। एक, कुछ एफर्ट ऑनलाइन कंटेंट एजुकेशन की तरफ से होना है, जहाँ पर उन्होंने अपने कंटेंट को दोनों तरीके की बैंडविड्थ के लिए एडजस्ट करना है, और अगर ये संभव हो पाया तो हम ऐसे इलाकों में भी पहुँच पाएँगे जहाँ पर बैंडविड्थ एक समस्या है और हमारा कंटेंट उन मोबाइल्स तक भी पहुँच पाएगा जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। और राइट। दूसरा, हम ये देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के ऑफिसेज़ को भी हम वर्चुअल क्लासरूम में बदलते हुए देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये 2 रास्ते हैं, जिसके माध्यम से आज हम गाँव के या किसी भी दूर-दराज के किसी भी एक छात्र तक पॉइंट हम अपने मेरा भी कंटेंट है को कि पहुँचा अगर सकते ये हैं। डाउनलोडेड या ऑनलाइन कंटेंट ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाए तो बच्चे वहां जाके डाउनलोड करके अपने घर में आके पढ़ सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार के द्वारा इसी तरह की कई तरह की नॉलेज रिपॉज़िटरीज़ भी बनाई गई हैं। उन नॉलेज रिपॉज़िटरी का पर्पस ही ये है कि अगर कुछ कंटेंट आपका मिस हो जाता है या आप उसे रियल टाइम यानी कि जैसे वो हो रहा है उस समय अगर आप उसे नहीं कैप्चर कर पाए, तो आप ऐसे जैसा आपने बोला कि आप उसे एक ऑफ़लाइन रिपॉज़िटरी में जाकर अपनी पसंद के अनुसार कभी भी जाकर उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने मेनली ऑन रखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन का फुल एडवांटेज लेने के लिए कुछ टिप्स दीजिए, जैसे जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस टिप्स का या इस लाइफ हैक्स का यूज कर सकें। जी, बिल्कुल। मैं अपने जवाब को 2 भागों में बाँटना चाहूँगा। पहले आपने बोला स्टूडेंट्स का, छात्रों के लिए, और दूसरे भाग में मैं ये बताना चाहूँगा, अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा कि पेरेंट्स कैसे इन ऑनलाइन एजुकेशन से बेस्ट एक्सट्रैक्शन, बेस्ट एडवांटेज ले सकते हैं। यस। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा चैलेंज है, लेकिन हमारे साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इंडियन ब्रेन्स हैं, यानी कि जो भारतीय दिमाग हैं, वो बड़े चुस्त दिमाग हैं। और हमारा इतिहास गवाह रहा है कि जब कभी भी इस तरह की चुनौतियाँ आई हैं, तो हमारा जो यूथ है, हमारे जो युवा हैं, उन्होंने बड़ी जल्दी अपने आप को अडॉप्ट करके और अपनी बड़ी जल्दी अपना जो सिस्टम है, उसको बना लिया और एस्टेब्लिश कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो छात्र हैं, उनके लिए केवल और केवल एक ही काम करना है कि उनको टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के ऊपर काम करना है, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ने का काम करना है। और मैं समझता हूँ चूँकि वो छात्र हैं, उनकी लर्निंग की एबिलिटीज़ अच्छी हैं, उनके अंदर जिज्ञासा है और उनके टेक्निकल हैंड्स ऑन अप्रोच भी अच्छी है, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही जल्दी ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से अपने आप को ढाल पाएँगे।
और मैं समझता हूँ कि जो ऑनलाइन एजुकेशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अभी भी वो चैलेंज है, वो है असेसमेंट का। आपने पढ़ा तो दिया, आप उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो आपको जानकर ये खुशी भी होगी कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आजकल ऐसे हैं जहाँ पर आप सारे असेसमेंट्स ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं और ये एंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो छात्र है वो पूरी तरीके से ईमानदारी से उन सारे असेसमेंट्स को कंप्लीट करे। कोई माल तो प्रैक्टिस छात्रों के स्तर पे अप्लाई नहीं हो रही। मैं चैलेंज कम देखता हूँ। जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था कुछ माल प्रैक्टिस ना हो, इस ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जी, जी, उसी के बारे में मैं बता रहा था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं आजकल बहुत सारे टूल्स उन्होंने डेवलप करे हैं जिसके माध्यम से ये इंश्योर कर सकते हैं कि मैल प्रैक्टिस की जो संभावनाएँ हैं या अनफेयर मीन्स जिनको हम बोलते हैं नकल करना या कंटेंट कहीं से इस्तेमाल करना या किसी की मदद लेकर असेसमेंट्स को पूरा करना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरे तरीके से हम रोक लगाने में कामयाब हो जाएँगे, लेकिन काफ़ी हद तक हम रोक पा सकते हैं उनको और कई ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर्स ने ये करके दिखाया है। हमें सिर्फ़ उन मॉडल्स को समझना है और उनको रेप्लिकेट करना है दूसरे एजुकेशन सिस्टम में। बड़े तो हम स्केल ये पे इंश्योर करना है कर एक्चुअली, पाएँगे चैलेंजेस बहुत बड़े स्केल पे हमको रेप्लिकेट करना है, जो एक चैलेंज मुझे बहुत दिखता बड़े है। स्केल पे। जी, क्योंकि जी, जो जी, भी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हुए हैं बहुत ही छोटे मॉडल पे हुए हैं या कुछ जी। सेलेक्ट 100 या 1000 स्टूडेंट्स पे हुए होंगे, बट यहाँ पे हम हुँ। लाखों की बात कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल, एक बिल्कुल। स्केल जो चैलेंज मुझे दिखता है गवर्नमेंट के लिए या स्कूल सिस्टम के लिए एज अ फेयर एग्जाम के लिए, ये शायद एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा आगे जाके। जी, 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 जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस दिशा में काम चल रहा है और कई तरह के मॉडल्स हमारे सामने आ गए हैं। सारे तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक मॉडल ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक असेसमेंट जिस समय कंडक्ट हो रहा है और उस समय जो छात्र उस असेसमेंट में बैठा हुआ है, जो असेसमेंट दे रहा है, उसकी आइज़ का जो मूवमेंट है, यानी उसकी आँखों का जो मूवमेंट है, वो सिस्टम ट्रैक करता है। और आपको पता है बिकॉज़ आप भी मुझे पता है एक अच्छे आईटी कंपनी में एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं। तो एक एल्गोरिथम है जो एआई से कंट्रोल होता है और राइट। वो उस छात्र के आई मूवमेंट को डिटेक्ट कर ये बता सकता है कि छात्र कॉपी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा कहीं, अनफेयर मीन्स यूज़ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा कहीं। और वो सिस्टम काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन मैं आपकी बात पे वापस लौटता हूँ, जैसे आपने बोला कि ऐसे हमारे पास छोटे-छोटे प्रूफ हैं, जो अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेज में हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन में पहुँचे हैं, लेकिन हमको वाइड स्केल रेप्लिकेशन करने की ज़रूरत है। तभी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बना पाएँगे, तभी उसको चुस्त-दुरुस्त कर पाएँगे। लेकिन ये असेसमेंट एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, खास तौर पे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में। राइट। सो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए तो हमारा ये आज का एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। तो कुछ टिप्स अब वगैरह जैसे लाइफ हैक्स स्टूडेंट्स के जो ऑनलाइन बैठे-बैठे से बोर ना हो, या कुछ नो जैसे रिटेंशन की आपने इनिशियली बात करी थी, रिटेंशन 8 से 10 मिनट का जी। होता है। तो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि उनका बच्चा 1 घंटे की क्लास या 45 मिनट्स की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 80% रिटेंशन कर सके? जी, 100% तो जी, इट्स वेरी आइडियल सिनेरियो, बट अराउंड 75 टू 80% तक कैसे रिटेन करना चाहिए किसी को? जी, जी। जैसे मैंने पहले बोला कि छात्रों के लिए तो हमको सिर्फ़ इतना इंश्योर करना है हमारे जो छात्र हैं जब वो पढ़ने के लिए बैठे तो जैसा हम लोग क्लास में भी उम्मीद करते हैं कि जब कोई क्लास में पढ़ने आए तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने आए। यही बात ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पे भी लागू होती है कि जब कोई छात्र ऑनलाइन एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने आ रहा है तो वो कंसंट्रेशन के साथ पार्टिसिपेट करे और बस ये है कि उसको वो शिक्षक सामने नहीं दिख रहा, एजुकेटर सामने नहीं दिख रहा, तो उसको वो बोरियत होती है, तो उस बोरियत को दूर करने के लिए वो कुछ भी ऐसा काम कर सकता है। मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ उसमें कि कैसे कर सकते हैं, बट योगा एक अच्छा उपाय है जिसमें जो हमारे छात्र हैं वो अपना कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ा सकते हैं, एकाग्रचित्त होकर उस कंटेंट को रिसीव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये छोटी-छोटी प्रैक्टिसेज़ हैं कंसंट्रेशन के साथ बैठना और इस उद्देश्य के साथ बैठना कि मुझे ज्ञान अर्जन करना है, मुझे नॉलेज गेन करनी है।
और अगर कंसंट्रेशन लेवल कहीं पे कम होता है तो योगा एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है जिसके थ्रू वो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं बात पेरेंट्स की तरफ कि उनको ये कैसे इन टिप्स क्या कौन-कौन से टिप्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर पेरेंट्स सिर्फ़ इतना सुनिश्चित कर दें कि जिस समय जो बच्चा है उनका वो पढ़ रहा है, उसके आस-पास अगर वो एक शोर मुक्त वातावरण बना के दे दें और उसको एक अलग जगह पर पढ़ने के लिए सुविधा दे दें, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज उसको मिलेगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कई घरों में कॉमन प्लेस होता है पढ़ने के लिए, उस कॉमन प्लेस के अंदर ही बच्चे भी घूम रहे हैं, कहीं पे टेलीविज़न भी चल रहा है, साथ में कहीं म्यूज़िक सिस्टम भी चल रहा है और बच्चा उसी माहौल में जो है कंटेंट भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो संभव नहीं हो पाता। तो डिस्ट्रैक्शन, पेरेंट्स हाँ। अगर सिर्फ इतनी मदद कर दें कि बच्चे को एक शांत जगह दे दें और उसको पूरे तरीके से कंसंट्रेट करने के लिए सुविधाएँ दे दें, तो मेरे ख्याल से एक वो हो सकता है। और कभी-कभी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और वो ये जनरल बात है, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन का नहीं है, कभी-कभी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बातचीत भी होती रहनी चाहिए, जिसमें पेरेंट्स ये जानने की कोशिश करें कि आज आपने क्या पढ़ा और आज जो आपने पढ़ा वो आपके लिए फ्यूचर में कहाँ पे रेलेवेंट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये भी बच्चों को आगे प्रोत्साहित करेगा कि हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो पेरेंट्स हमसे पूछ सकते हैं, तो हम पूरी ध्यान से उसको पढ़ें। ओके, ग्रेट। थैंक यू सर। ये हमारा आज का एपिसोड हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड जो हम टीचर्स के बारे में बात करेंगे, उसके लिए हम लोग दूसरे एपिसोड में आपके साथ दोबारा मिलेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और उसको अपने नेटवर्क में आगे बढ़ाइए। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद मधुर जी।